हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की। गाइस, ये वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें हमारे ऑलरेडी हमने अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी के 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आपके विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, आपके स्टैटिक पोर्शन, सारी प्लेलिस्ट 2 साल से प्रिपेयर हो रखी है। आप फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर हाईलाइटेड पीडीएफ्स, एमसीक्यू सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब हम सीधा ही अपने थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं। इकॉनमी के थर्ड टॉपिक की ओर देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है रूरल नॉन फार्म इकॉनमी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ये न्यूज़ में क्यों था। कह रहा है एक्चुअली क्या हुआ, स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024 की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि जितना जो युवा है ना, जो गांव में रहता है, जो रूरल एरिया में रहता है, वो एग्रीकल्चर को ना, यानी खेती बाड़ी को बड़ा ही अनअट्रैक्टिव सा मानता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको ना ज़्यादातर प्रेफरेंस है नॉन फार्म जॉब्स की तरफ भागना चाहता है। वो स्मॉल बिजनेसेस की तरफ भागना चाहता है। और कह रहा देखो मज़े की बात, 2/3 जो पॉपुलेशन है, यानी जो 70% वर्कफोर्स है, वो रूरल एरिया में ही रहती है। और 46% इनका नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट होता है रूरल इकॉनमी का। अब इस रिपोर्ट को ना, जो स्टेट ऑफ, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि जो स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट जो है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, बनाता कौन है, तो ध्यान रखना इसको बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ठीक है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया का, संबोधि रिसर्च का और ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर का। इन तीनों के मिलन से ही ये एक रिपोर्ट को तैयार कराया जाता है। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि जो हमारा 70% जो रूरल युवा है ना, उसको लो प्रोडक्टिविटी में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो रखा है। दूसरा, पुअर प्रॉफिट्स हैं क्योंकि वो फार्मिंग से दूर होता जा रहा है। अब समझते हैं कि रूरल नॉन फार्मिंग इकॉनमी में क्या आता है, कैसे उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो, जो रूरल नॉन फार्मिंग इकॉनमी है वो एक वैल्यू चेन की एक्टिविटीज़ पे इंक्लूडेड है, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केटिंग करना, रिटेल करना, टूरिज्म करना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। ये सभी की सभी एक्टिविटीज़, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बेकरीज हैं, मैकेनिक्स हैं, कायोक्स हैं, सो ये सारी की सारी ही एक्टिविटीज़ रूरल नॉन फार्म इकॉनमी का पार्ट है। आप सभी समझते हो, यानी रूरल फार्म नॉन फार्म इकॉनमी का मतलब है वो एक्टिविटीज़, एक तो जो कि रूरल एरिया में होगी, ग्रामीण क्षेत्र में होगी, फंक्शनली वो सारी वो एक्टिविटीज़ करेंगी जिसमें ना हम ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे शुगर केन उठा के लेकर आए आप, उससे आप कुछ गन्ने का जूस बना रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो रूरल नॉन फार्म इकॉनमी का पार्ट इन्होंने बता दिया। मार्केटिंग करना, रिटेल करना, टूरिज्म करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, हैंडीक्राफ्ट्स करना, बेकरी खोल लेना, ये सभी काम रूरल नॉन फार्म इकॉनमी का पार्ट है। अब ये कह रहा है कि क्या होता था ट्रेडिशनली, एग्रीकल्चर रूरल इकॉनमी में बहुत डोमिनेट करता था कि जो भी वहाँ पे देखो जनरेशन टू जनरेशन पैदा हुए, वो अपना एग्रीकल्चर के भरोसे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। बट 2/3 ऑफ रूरल इनकम नाउ कम्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या कह रहा है, बड़ी मज़े की बात कह रहा है, जो 2/3 अब जो इकॉनमी वहाँ की है ना, वो नॉन एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ पर इनकम आ रही है। तो मोर ओवर यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मज़े की बात कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द जो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐड किया जाता है इंडिया में, वो हमारा रूरल एरिया से ही आ रहा है। कह रहा है देखो ना, आप वैल्यू एडिशन जो करता है वो हमारा रूरल इकॉनमी करता है। अब यहाँ पर ये एक बात कह रहा है, कह रहा है देखो रूरल नॉन फार्मिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसका फ़ायदा क्या है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे देश में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी जगह पर 4 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और काम कर रहे हैं वहाँ पर 10 लोग। समझ गए आप बात को। तो ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पर बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का रूप देखते हैं। ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा कहीं पर भी नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है।
और यहाँ रखना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यानी ऐसी इकॉनमी जहाँ पर आपका पोर्शन ऑफ लेबर आइदर अनएम्प्लॉयड है या बहुत रिडेंडेंटली काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क है नहीं और वो कुछ कर नहीं रहा है। जैसे मान लो छोटा सा एक स्मॉल फैमिली फार्म है जिसमें 10 एम्प्लॉय डूइंग द सेम वर्क, जबकि उसमें 3 या 4 लोगों की ज़रूरत थी। तो आप समझ रहे हो, उसी को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो ये रूरल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ना, ये क्या करती हैं? ये ऐसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को रोकती हैं। ये क्या करती हैं? सरप्लस लेबर प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड फ़ायदा जो देखने को मिलता है रूरल नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो है टिल्टिंग वेज डायनेमिक्स इन फेवर ऑफ लेबर। यानी लेबर के फेवर में हो जाती है सारी की सारी जो वेजेस होती है। कह रहा कैसे? कह रहा है इनको मान लो एग्रीकल्चर में तो काम ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने काम रहता है, आपको भी पता है 6 महीने सीजनल काम है एग्रीकल्चर एक। तो इनको ना एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिससे कि लेबर की मार्केट वहीं रहेगी। एक तो आएगी नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी शहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर ही अपना लेबर सप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा है कि इनकम सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। कह रहा आप सोचो, जब इनकी इनकम आती रहेगी हर महीने, ऐसा नहीं होगा कि सीजनल एग्रीकल्चर पे खाली भरोसे पे हैं और फिर इनकम आ ही नहीं रही, ऐसा भी नहीं होगा। तो आराम से इनका काम चल जाएगा और पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। तो RNFE सेक्टर जो होता है, यानी कि जो रूरल नॉन फार्मिंग सेक्टर है, उससे रिस्क और अनसर्टेनिटी जो रूरल लाइवलीहुड पे मंडराता रहता है, इनकी इनकम के सोर्स को डाइवर्सिफाई करने से क्या हुआ, इनका जो हर 6 महीने के बाद जो इनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता था कि अब कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से इनकम होगी, अगले 6 महीने हम कैसे खाएंगे पिएंगे या आगे हमारा कैसे चलेगा, वो इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चौथा, इससे और बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? माइग्रेशन रुकेगी। अब जब वहीं पर ही काम मिल जाएगा अपने ही शहर में, अपने ही मतलब गाँव में, तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली आने की, मुंबई भागने की, चेन्नई कोलकाता भागने की? ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब इससे क्या होगा, क्योंकि वही लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। तो शहर में फ़ायदा ये होगा कि वहाँ अनप्लान्ड जो ये स्लम एरिया क्रिएट हो जाते हैं वो क्रिएट होने कम हो जाएंगे। और पांचवा फ़ायदा होता है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल इकॉनमी जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो कितना बड़ा फ़ायदा, यानी 5 फ़ायदे हैं रूरल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जाने का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या की डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिया में रूरल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कैसे आया, कैसे कैसे हो सकता है ये। तो सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी थी, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी ने साफ तौर पे रिकमेंड करा था कि जो भी सरप्लस फार्म लेबर है उसको शिफ्ट कर दिया जाए नॉन फार्म जॉब्स में, ताकि फार्मर की इनकम डबल हो पाए। देखो उन्होंने वही बात कर दी थी। तो रूरल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जब भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में ज़्यादा लेबर हो जाए तो उसको तुरंत शिफ्ट कर दिया जाए नॉन फार्म लेबर में। यहीं से फिर आइडिया आपको मिलेगा कि यहाँ से हम नए नए प्रमोट कर सकते हैं स्टार्टअप एग्रीकल्चर में, उससे जुड़े कुछ सेक्टर में। इवन नेमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके तहत भी हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करें जिससे हमारा क्या हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फार्मर्स की इनकम बढ़े। तो नेमो जो आपका ये है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, रूरल वुमेंस के लिए सोचा था। ध्यान से देखना, देखो नाम से समझ में आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नेमो ड्रोन दीदी स्कीम को लॉन्च इसीलिए किया। ये 30 नवंबर, जो बच्चे जाते हैं ना पीसीएस के पेपर लिखने, वो प्लीज़ ज़रा डेट ज़रूर नोट कर लिया करो, ध्यान रखना। नेमो दी ड्रोन दीदी स्कीम 30 नवंबर, ध्यान रखना डेट क्या है ये, 30 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड दिस स्कीम इज़ ऑल अबाउट, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जा रही है एग्रीकल्चर सर्विसेज करने के लिए। समझ में आ रहा है ये बात? तो ध्यान रखना, नेमो ड्रोन दीदी स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर वुमेन, जो वुमेन्स के लिए डाला गया है स्कीम को। इसमें पता है क्या करेगा, देखो जो ड्रोन्स होंगे ना वो रेंटल सर्विस देगा, फर्टिलाइजर्स कब अप्लाई करने हैं,
पेस्टिसाइड कब डालना है, क्रॉप यील्ड को कैसे इन्हेंस करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करेगा ये। इवन आपको पता है इस स्कीम के तहत 80% ड्रॉन कॉस्ट को सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है, मतलब 8 लाख रुपए समझ लो आप। एडिशनल फंडिंग ऑप्शन भी है एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंशियल फैसिलिटी द्वारा। ड्रोन में जो भी बैटरी लगती है, स्प्रे इक्विपमेंट है, टूल है, उसको एसेंशियल एक्सेसरीज भी दी जाएंगी। 1 ईयर की उसमें वारंटी भी होगी, 1 साल की। तो 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी पहले वुमेन को, जो भी एसएचजी में है ड्रोन पायलट की तरह। उसके बाद वो उनको कैसे न्यूट्रिएंट, कैसे क्रॉप्स का बढ़ाना है, सारी जानकारी उनको इसके अंदर मिलेगी। तो आप सोचो ये कितनी बड़ा काम है ये, समझ रहे हो। नेमो ड्रोन दीदी स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम गाइस, समझ गए। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल्स भी एक माध्यम बन सकता है हमारा रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को और इन्हेंस करने का। कह रहा है नॉन फार्म इनकम इंक्रीज कैसे होगी, जब हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होता चला जाएगा। तो इसी बहाने आप सोचो एजुकेशन भी गांव के इलाकों की अच्छी हो जाएगी। फिर फैमिली साइज़, मान लो आप जानते ही हो गांव में जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी फैमिली होती हैं। अर्न लेस देन फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज से उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो नॉन फार्म इनकम की तरफ गए, अपनी डेयरी खोल ली, गोदाम खोल ली उन्होंने, या मान लो कोई कोल्ड स्टोर खोल लिया, तो उससे बहुत पैसा आ जाएगा। फिर इससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज से जो एग्रीकल्चर जॉब्स है ना, उनमें हाइटन हो जाती है वल्नरेबिलिटी। तो उससे जो नीड क्रिएट होती है आरएनएफई की, वो आपकी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना, फैक्ट्री की ग्रोथ कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एंड लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, डेवलप करना एक्सपेंडिचर आपका, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमोट करना है, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट, ये सभी में देखो मैन एंड वुमेन दोनों को बेनिफिट करने का ये तरीका होता है आपका रूरल नॉन फार्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब हम समझते हैं कि जब भी भारत में हम बात करते हैं रूरल नॉन फार्म इकॉनमी की, तो उसमें चैलेंज भी हैं। देखो क्यों पूरी तरह से बढ़ नहीं पा रही, क्यों फार्मर्स को आज भी अपने इनकम के लिए सोचना पड़ता है। तो उसका कारण है हमारे देश में ना क्रेडिट का एक्सेस इतना अच्छा है नहीं। बहुत सारे जो रूरल नॉन फार्म इकॉनमी इंटरप्राइजेज हैं, वो पर्सनल सेविंग या मनी लेंडर में ही बेचारे इसी पे रिलाई करते हैं सबसे ज़्यादा। इनको कोई ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देने वाला इतना होता नहीं है, तो इस कारण से इनको मदद मिल नहीं पाती है। दूसरा चैलेंज ये होता है इनकी ना लो वर्कर प्रोडक्टिविटी है। जो वर्कर प्रोडक्टिविटी आपको रूरल नॉन फार्म इकॉनमी में मिलेगी वो बड़ी कम है, अगर आप कंपेयर करते हो अर्बन एरिया से तो बड़ी कम है। आप सोचो खाली जो 13% नॉन फार्म एंटरप्राइज है वही खाली मॉडर्न है, और जो दूसरे मेजॉरिटी है वो बहुत ट्रेडिशनल है, मिनिमम वैल्यू एडिशन है। तो ये बात है। फिर तीसरा चैनल है जो आपका चैलेंज है आपका है वो इनफॉर्मल एंड वॉलेटाइल एम्प्लॉयमेंट का है। यानी जो रूरल नॉन फार्म इकॉनमी है वो बहुत ही लो एंड अनस्टेबल इनकम्स देती हैं, वर्किंग कंडीशंस बड़ी पुअर है, सोशल सिक्योरिटी इतनी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की बड़ी दिक्कत है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन है, लार्जेस्ट आरएनएफई एम्प्लॉयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ना इकोनॉमिक साइकिल्स पे डिपेंडेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो आप इकोनॉमिक साइकिल जो है ना वो कब ख़राब होती है हमारे से घर, देखो आप जानते हो हमारे देश में ना इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले, जिनका कि फॉर्मल तरीका नहीं है ना, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है ना वो स्टेबल नहीं होती है गाइस, आप सभी जानते हो। उनका काम आज है कल नहीं है, वर्किंग कंडीशन उनको इतनी अच्छी मिल नहीं पाती है, बात समझ रहे हो। सोशल सिक्योरिटी होगी ही नहीं। जब आप सोचो मतलब वो जा रहे हैं तो पैसा मिलेगा, अगर किसी वक्त बीमार हो गए या कोई अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया तो उनको पैसा तो मिलेगा नहीं उस चीज़ का। अब इससे एक्सप्लॉयटेशन भी है इनका, इसी वजह से क्योंकि इनकी इनकम स्टेबल होती नहीं तो उनको लगता है क्या करना है यहाँ पे काम करके, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। फिर डिक्लाइनिंग इनकम लेवल्स, कह रहा जो रूरल नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं, आपको पता है बड़ी शर्म आएगी सोच के, 11,438 मतलब पर महीने वो 11,500 के करीब ही सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से कमा रहे हैं। एग्रीकल्चर वन से तो फिर भी 330 13,500 करीब कुछ तो है लाइक। तो कह रहा जब इतना ज़्यादा हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से, इतना पैसा ही नहीं है, तो नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के पास इतना पैसा आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे कह रहा है फिर कि कैसे लोग इस बात पे इतना ट्रस्ट करेंगे और कैसे कोई बूस्ट करेगा, कौन इस पे इतना दिमाग लगाएगा कि रूरल नॉन फार्म इकॉनमी की तरफ चलना चाहिए।
क्योंकि उनको पता है कि इससे इतना पैसा बिल्डअप हो नहीं रहा, क्योंकि ना ठीक से पैसा मिलेगा, ना वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको वही आसान लगता है कि फटाफट अर्बन एरिया में चले जाओ। और ओनली 13% ऐसे नॉन फार्म एंटरप्राइजेज जो मॉडर्न है, मेजॉरिटी में सारे ट्रेडिशनल हैं, कोई वैल्यू ऐड वो कर नहीं पाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत इनफॉर्मल सेक्टर हो जाता है तो उनको इनकम इंस्टेबिलिटी महसूस ही नहीं होती। अब आप सोचो, मान लो एक पापड़ मेकिंग कंपनी में बंदा गया जो उसका अपना लैंड भी, एग्रीकल्चर भी करता है और पापड़ भी बनाता है बैठ के। अब उसको पापड़ बनाने के कितने पैसे मिलेंगे? ये बड़ा ही ना अनस्टेबल है कहना। कभी मालिक का मूड आया तो दिया, नहीं तो नहीं। समझ रहे हो आप कि कोई ना ऐसा नहीं है कि टाइमली उसको पैसा मिलेगा, या पता चल रहा है 1-2 महीने की सैलरी रोक के बैठे हुए हैं। आप समझो, मुद्दा समझो कि ऐसा ही होता है हमारे इनफॉर्मल और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसा वो करते हैं एम्प्लॉयज़ जो आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं। तो कह रहा है कि क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत में जिसकी वजह से नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाए? तो कह रहा है देखो, ऐसे ही इसीलिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल्स का भी अरेंजमेंट करा गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है ना, या नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इनका काम ही यही है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट करना। ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को भी, इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करने का काम करते हैं। ऐसी भी स्कीम बनाई गई, उस्ताद स्कीम जो है आपकी, अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल ऑन ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट, वो इसी बेसिस है। फिर क्रेडिट नीड्स है स्मॉल इंटरप्राइजेस की, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले बैंक लिंकेज प्रोग्राम अंडर नाबार्ड, वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की बात है। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की बात है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो बहुत डिमांड ड्राइवन ऐप, जानते ही हो, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसने बहुत बड़ा रोल निभाया हमारे कोविड-19 में। तो आप सोचो कि ये सभी इस तरह की स्कीम चलाई गई हैं सो दैट लोग नॉन फार्म इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी जुड़ पाए। अब कह रहा है हमारे देश में सस्टेनेबल रहे रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी, उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए? तो कह रहा है उसके लिए आप क्या करो, सबसे ज़्यादा उसके लिए आप कोशिश करो, आप एक्सपेंड करो क्रेडिट का एक्सेस। यानी आप सबसे पहले बैंक्स को बनाओ, कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाओ, माइक्रो फाइनेंस को बनाओ, कि वो अफोर्डेबल लोन्स देना शुरू करें जो भी रूरल नॉन फार्मिंग इकॉनमी है वाले इंटरप्राइजेस खुल रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट अपनी स्कीमें चलाए या फाइनेंशियल इंक्लूजन कराए, कुछ भी कराए, कोशिश ये हो कि इनको क्रेडिट मिले। बिना पैसे के कोई बिजनेस हुआ है क्या गाइस? आप सोचो ना, दिमाग लगाओ। फिर डाइवर्सिफाई करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा चलो, आप ना जहाँ पर भी हो, देखो आप हो सकता है आप किसी, जहाँ से आप सुन रहे हो वो कोई रूरल एरिया भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में भी रहते हो, आप जहाँ पर भी रहते हो, आप खुद सोच के आज मुझे जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि आपके अपने वहाँ पर कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग काम अपने घर में कर रहे हैं। अपनी ही सोसाइटी, अपनी ही कम्युनिटी में से ध्यान से सोच के बताना, कितने लोग परसेंटेज वाइज कितने लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कितने लोग नॉन फार्म एक्टिविटी यानी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं। आज ये डेटा आपको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। थोड़ा सा काम करो आप भी अपनी साइड से। फिर ये कह रहा है कि सस्टेनेबल रूरल नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आप डाइवर्सिफाई करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रमोट करो सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, डिजिटल सर्विसेज, क्यों नहीं कर सकते? इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है, क्योंकि टूरिस्ट आजकल अगर अच्छा आपने बना रखा है ना, इको टूरिज्म बना रखा है आपने बढ़िया सा, पहुँचेगा आपके पास टूरिस्ट। रिन्यूएबल एनर्जी का क्यों नहीं कर सकते हो आप प्रमोशन? और ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन कर दो, इनकरेज करो वैल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, RNFE इनकम्स को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। रेगुलेट करो इनफॉर्मल अपने एम्प्लॉयमेंट को, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दो, फेयर वेजेस पे ध्यान लगाओ आप। फिर क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करनी है आपने। क्या करना है आपने रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है फॉर नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, ताकि कोलैबोरेशन करो, इनोवेशन करनी पड़ जाए। ये सभी तरीकों को अपनाओ ताकि सस्टेनेबल रूरल जो आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ पाए। तो होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के बारे में बात अब हम करेंगे। क्या है ये न्यूज़ में
कैबिनेट कमेटी ने ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इम्प्रूव करने को बोला है 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एफसीआई वर्किंग कैपिटल फॉर 2024-25। ठीक है, एफसीआई स्टार्टेड इट जर्नी। देखो समझो बात को, हम क्यों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ना, उसने यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूज़ करी है, यानी वर्किंग कैपिटल को अच्छा करने के लिए कि ये चलता रहे अच्छा एफसीआई, पैसा ही गया है यहाँ पर। एफसीआई की जर्नी बहुत पुरानी है गाइस। ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ है, इक्विटी 4 करोड़ है, तो टाइम टाइम इसकी इक्विटी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हम इतना, कैसी यूनिट है, इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को क्यों स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्यों इसका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का रिलायंस कम किया जा रहा है, इस सब के बारे में चर्चा होगी आज। ठीक है, तो सबसे पहले जानो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसी एक यूनिट है। सबसे पहली बात, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कैसी है ये? पीएसयू है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर ये आती है। एफसीआई ने अपनी जर्नी शुरू करी, इसका ऑथराइज कैपिटल क्या था? 100 करोड़ था। अब देखो, एफसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के तहत बनाई गई है। इसने अपनी जर्नी के अंदर ही 100 करोड़ और इक्विटी इतना डाला हुआ था, टाइम टू टाइम इंक्रीज भी करते रहते थे। इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है? सरकार की, गवर्नमेंट की, यानी सरकार की फूड पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना इनका काम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। नोडल सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जिसमें परचेज, स्टोरेज, इंटरस्टेट मूवमेंट, गुड्स की कैसे करानी है, सेल कैसे कराना है, सारा काम ये करते हैं। इसको बनाने का, एफसीआई को बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन हो, फार्मर्स का इंटरेस्ट बचा रहे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा चले, वहाँ पर फूड ग्रेन्स का सही में डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, और सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन रहे। अब वर्किंग मैकेनिज्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कैसा रहता है उस पर देखते हैं। एफसीआई कह रहा है अलॉन्ग विद स्टेट एजेंसीज ये प्रोक्योर करते हैं फूड ग्रेन्स, ताकि एमएसपी फार्मर्स की अफोर्डेबल ग्रेन जो वीकर सेक्शन का है वो इंश्योर हो पाए। सबसे पहली बात समझ में आई? समझो ध्यान से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका क्या है। ये क्या करते हैं, स्टेट एजेंसीज के साथ मिलते हैं और उनके साथ ये प्रोक्योर फूड ग्रेन को बोलते हैं भाई ये खरीद लो और इतना एमएसपी आपको देना है फार्मर को, और इतना देना है अफोर्डेबल ग्रेन्स देने हैं आपको वीकर सेक्शंस को। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के तहत ही चलते हैं ना, बिकॉज ये लोग, क्योंकि गवर्नमेंट का है, ये सरकार का ही मामला है। अच्छा, एफसीआई ना 2 तरीके से मैकेनिज्म देता है प्रोक्योरमेंट करने का। एक डायरेक्ट तरीका है, डिसेंट्रलाइज तरीका है। डायरेक्ट तरीके में स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी लेगी इनसे, और एफसीआई जो होगा वो हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कर देगा। एक तरीका होता है डिसेंट्रलाइज तरीके से, यानी स्टेट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सब ये खुद ही मैनेज करेगा। समझ में आ रहा है? एक्सेस इनको स्टॉक भी लेना है, अगर बढ़ चढ़ के भी राइस वीट कुछ भी लेना है, सेंट्रल से पूल कर लो आप एफसीआई से, तो वो भी कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से जो एफसीआई है वो ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, राइस ग्रेन्स हो, वीट, सब कुछ देता है ये स्टेट एजेंसीज को। क्या क्या चैलेंजेस एफसीआई फेस करता है? पहला चैलेंज देखते हैं। चैलेंज जो है इनका वो है रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोक्योरमेंट एट सेंटर ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। ध्यान से समझना, रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोक्योरमेंट एट सेंटर्स। क्यों ये सेंटर से मना कर देते हैं लेने से? क्योंकि कई बार ना टेक्निकल रीज़न होते हैं। मॉइस्चर का कंटेंट हो गया, मान लो आपको पता है किसी भी ग्रेन में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ेगा तो वो सड़ने के वाला है, यानी कि तो उससे सेल्स नहीं होती है एफसीआई की, पहला दिक्कत। ठीक है, सेकंड क्राइसिस है लिमिटेड एडेप्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। इतना ज़्यादा अभी डीसीपी सिस्टम यानी डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट अभी ठीक ढंग से लिमिटेड एडॉप्शन है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। इसकी वजह से एफसीआई की हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ही स्टोरेज करना है, उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए हमारा अनाज ख़राब भी होता है कई बार। फिर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं ना, वो मोर देन 2000 करोड़ एफसीआई से उधार लेके बैठी हुई हैं। समझो इनकी क्राइसिस, पैसा की कितनी दिक्कत है। फिर डैमेज्ड है फूड ग्रेन्स, मान लो पेस्ट अटैक मार गया, गोडाउन में कुछ रेन आ गई, लीक कर गया, पुअर क्वालिटी का प्रोक्योरमेंट है। इन सभी कारणों से ना सारा क्राइसिस इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। किनको? एफसीआई वालों को। तो क्या कोई रिफॉर्म ली गई कि ताकि इनकी फंक्शनिंग अच्छी हो पाए? डेफिनेटली ली गई।
सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लिया गया, तो बोला गया जी डीबीटी इनिशिएटिव होगा। तो उन्होंने बोला 1 नेशन 1 एमएसपी होगा। डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करी जाएगी फार्मर्स को, सबसे बड़ी बात। फिर स्टोरेज सॉल्यूशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जो ट्रेडिशनल कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज है 30.25 LMT, वो सारा रिप्लेस कर दिया गया। और मैनेज साइंटिफिक तरीके से सिलोज डिपोट्स बनाए गए हैं। स्टील के सिलोज हैं, इवन करेंटली आप समझो ऑपरेशनल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे टन्स में ये रख लेता है स्टोर करके ना ग्रेन्स को। डिजिटल रिफॉर्म्स की गई, कह रहा है AI इनेबल्ड वीडियो सर्वेलेंस है, अन्न दर्पण पोर्टल है, ताकि एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहीं कोई फ़र्क ना आ जाए। व्हीकल जो लेकर जा रहा है उसका ट्रैकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत कर दिया। विंड्स आपका ऐप जो है, वेयर हाउस इन्वेंट्री नेटवर्क है, गवर्निंग सिस्टम है, मिल टैगिंग है, सारा बहुत बढ़िया कर दिया गया है, सो दैट कहीं भी गुड्स गिर ना जाए, कहीं उसकी स्टोरेज में, कहीं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं उसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस सब चीज़ों से बचाया जा रहा है। देखो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही अगर हमने ठीक से कर ले गए ना इम्प्लीमेंट, तो FCI की प्रॉब्लम्स ख़त्म। शॉर्ट्स देखो गाइस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इकॉनमी या कोई भी टॉपिक को ना डिटेल में समझने में ही मज़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिटेल में समझेंगे तो हमें कुछ समझ आएगा, तो हम कुछ लिख पाएंगे। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू